अस्वीकरण। ये YouTube चैनल केवल सूचनात्मक और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए समाचार, शैक्षिक सामग्री और टिप्पणी प्रदान करता है। यह प्रस्तुत जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध स्रोतों, समाचार रिपोर्टों और प्रासंगिक विषयों की हमारी समझ पर आधारित है। हालांकि हम सटीकता और निष्पक्षता के लिए प्रयास करते हैं, हम प्रदान की गई किसी भी जानकारी की पूर्णता या पूर्ण शुद्धता की गारंटी नहीं देते हैं। ठीक है, तैयार हो जाइए। ये दानव कोशिकाओं की आकर्षक और कभी कभी भ्रमित करने वाली दुनिया में एक गहरी डुबकी लगाने वाला है। हम मैक्सवेल के दानव के दिमाग को झकझोर देने वाले भौतिकी से लेकर ड्रैगन बॉल के सेल की काल्पनिक शक्ति तक और आधुनिक वैज्ञानिक परिदृश्य में इन अवधारणाओं के आपस में जुड़ने के तरीके तक सब कुछ कवर करने जा रहे हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह एक लंबा लेख होने वाला है। सभी को नमस्कार, चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं जो आंशिक रूप से भौतिकी, आंशिक रूप से जीव विज्ञान और शुद्ध एनीमे प्रशंसक का एक हिस्सा है, दानव कोशिका। अब मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं। दानव कोशिका, क्या ये किसी विज्ञानफाई कार्टून का कोई सुपर पावर वाला खलनायक है? खैर, हाँ और नहीं, यह उससे थोड़ा अधिक जटिल है। आइए शुरुआत से शुरू करते हैं, 19वीं सदी के स्कॉटिश भौतिक विज्ञानी जेम्स क्लर्क मैक्सवेल से। वो एक शानदार दिमाग वाले व्यक्ति थे जिन्होंने मूल रूप से विद्युत चुंबकत्व की हमारी समझ के लिए आधार तैयार किया, लेकिन उन्होंने विचार प्रयोगों में भी हाथ आजमाया और उनके सबसे प्रसिद्ध प्रयोगों में से एक को मैक्सवेल का दानव कहा जाता है। कल्पना करें कि एक बॉक्स 2 डिब्बों में विभाजित है। दोनों डिब्बे गैस के अणुओं से भरे हुए हैं। अब ये अणु बेतरतीब ढंग से घूम रहे हैं, कुछ तेज, कुछ धीमे। मैक्सवेल ने एक काल्पनिक प्राणी, एक दानव का प्रस्ताव रखा जो अलग अलग अणुओं को देख सकता था और डिब्बों के बीच एक छोटे से दरवाजे को नियंत्रित कर सकता था। जब एक तेज गति वाला अणु बाईं ओर से दरवाजे की ओर आता है तो दानव उसे खोल देता है, जिससे अणु दाईं ओर के डिब्बे में चला जाता है। इसके विपरीत, जब एक धीमी गति वाला अणु दाईं ओर से आता है तो दानव दरवाजा खोल देता है, जिससे वो बाईं ओर चला जाता है। क्या होता है? दायां भाग गर्म हो जाता है, तेज अणु, और बायां भाग ठंडा हो जाता है, धीमे अणु। ऐसा लगता है कि यह ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम का उल्लंघन करता है, जो बताता है कि बंद सिस्टम में एंट्रोपी या अव्यवस्था हमेशा बढ़ती है। मूल रूप से चीजें स्वाभाविक रूप से क्रम से अव्यवस्था की ओर बढ़ती हैं। कॉफी ठंडी हो जाती है, बर्फ पिघल जाती है, और ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है और अधिक अव्यवस्थित होता जा रहा है। हालांकि मैक्सवेल का दानव अराजकता से व्यवस्था बनाता है, गर्म और ठंडे अणुओं को अलग करता है। दशकों तक इस विचार प्रयोग ने भौतिकविदों को हैरान कर दिया। क्या दूसरा नियम गलत था? क्या कोई खामी थी? जैसा कि पता चलता है, इसका उत्तर दानव में ही निहित है। दानव को अणुओं को छांटने के लिए जानकारी की आवश्यकता होती है। उसे उन्हें देखना, उनकी गति मापना और ये तय करना होता है कि कब दरवाजा खोलना है। और जानकारी प्राप्त करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। 1982 में भौतिक विज्ञानी रॉल्फ लैंडर ने दिखाया कि जानकारी मिटाने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए दानव अणुओं को छांटने की प्रक्रिया में वास्तव में कहीं और एंट्रोपी बढ़ा रहा है। दानव और इसकी सूचना प्रसंस्करण सहित सिस्टम की समग्र एंट्रोपी अभी भी बढ़ रही है, जो दूसरे नियम को कायम रखती है। मैक्सवेल का दानव नियमों को नहीं तोड़ता, ये हमें केवल ये दिखाता है कि सूचना और ऊष्मागतिकी किस तरह से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। अब ये दानव कोशिकाओं से कैसे संबंधित है? खैर, हाल के वर्षों में वैज्ञानिक मैक्सवेल के दानव की अवधारणा को जैविक प्रणालियों पर लागू कर रहे हैं, विशेष रूप से आणविक स्तर पर। उन्होंने पाया है कि कोशिकाओं के भीतर कुछ प्रोटीन इन छोटे राक्षसों की तरह काम करते हैं, अणुओं को छांटते हैं और ऊर्जा में हेरफेर करते हैं। उदाहरण के लिए एटीपी बाइंडिंग कैसेट (एबीसी) ट्रांसपोर्टर लें। ये कोशिका झिल्लियों में अंतर्निहित प्रोटीन होते हैं जो अणुओं को उनकी सांद्रता प्रवणता के विपरीत झिल्ली के पार ले जाते हैं। इसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो आमतौर पर कोशिका की ऊर्जा मुद्रा एटीपी द्वारा आपूर्ति की जाती है। लेकिन कुछ शोधकर्ताओं का तर्क है कि ये एबीसी ट्रांसपोर्टर सिर्फ साधारण पंप से कहीं ज्यादा हैं। वे झिल्ली के दोनों ओर अणुओं की सांद्रता को भी समझ सकते हैं और इस जानकारी का उपयोग अपनी परिवहन गतिविधि को अनुकूलित करने के लिए कर सकते हैं। वे एक तरह से मैक्सवेल के दानव की तरह ही निर्णय ले रहे हैं। एक और दिलचस्प उदाहरण माइटोकॉन्ड्रियन है, जो कोशिका का पावर हाउस है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकीय श्वसन नामक प्रक्रिया के माध्यम से कोशिका के अधिकांश एटीपी उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। वे सिग्नलिंग और अन्य सेलुलर कार्यों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि माइटोकॉन्ड्रिया आणविक दानवों के रूप में भी काम कर सकते हैं, जो कोशिका की ऊर्जा स्थिति के बारे में जानकारी का उपयोग करके उनकी गतिविधि को विनियमित करते हैं। वे विभिन्न अणुओं के स्तरों को समझ सकते हैं और उनके चयापचय मार्गों को तदनुसार समायोजित कर सकते हैं।
शोध का एक क्षेत्र अभी भी अपेक्षाकृत नया है और बहुत कुछ ऐसा है जिसके बारे में हम नहीं जानते, लेकिन इसके निहितार्थ बहुत गहरे हैं। अगर हम समझ सके कि ये आणविक राक्षस कैसे काम करते हैं, तो हम संभावित रूप से बीमारियों का इलाज करने, नई ऊर्जा तकनीक विकसित करने और यहाँ तक कि कृत्रिम जीवन बनाने के लिए उनका उपयोग कर सकते हैं। अब आइए गियर बदलते हैं और राक्षस कोशिकाओं के काल्पनिक पक्ष के बारे में बात करते हैं। यदि आप एनीमे श्रृंखला ड्रैगन बॉल जेड के प्रशंसक हैं, तो आप शायद सेल के चरित्र से परिचित होंगे। वो डॉक्टर गेरो द्वारा गोकू, वेजिटा और फ्रीजा सहित विभिन्न शक्तिशाली सेनानियों की कोशिकाओं से बनाया गया एक बायो एंड्रॉइड है। सेल मूल रूप से एक चलने फिरने, बात करने वाला, पुनर्जीवित करने वाला, ऊर्जा अवशोषित करने वाला राक्षस सेल है। वो अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए अन्य प्राणियों को अवशोषित कर सकता है, लगभग किसी भी चोट से पुनर्जीवित हो सकता है और उन सेनानियों के हस्ताक्षर हमलों का उपयोग कर सकता है जिनकी कोशिकाएं उसके पास हैं। शो के संदर्भ में सेल की क्षमताओं को आनुवंशिक इंजीनियरिंग और काल्पनिक ऊर्जा हेरफेर के संयोजन के माध्यम से समझाया गया है। लेकिन अगर हम उसकी शक्तियों पर कुछ वास्तविक दुनिया के विज्ञान को लागू करने की कोशिश करते हैं, तो हम आणविक राक्षसों की अवधारणा के साथ कुछ दिलचस्प समानताएं देख सकते हैं। उदाहरण के लिए, कोशिका का पुनर्जनन कोशिकीय मरम्मत के एक चरम रूप के रूप में देखा जा सकता है, जो आणविक राक्षसों के एक नेटवर्क द्वारा संचालित होता है जो लगातार उसके ऊतकों की निगरानी और मरम्मत करते हैं। अन्य प्राणियों को अवशोषित करने की उसकी क्षमता को आणविक हेरफेर के एक रूप के रूप में व्याख्या किया जा सकता है, जहां वो अपने विरोधियों की कोशिकाओं को तोड़ता है और उनके घटकों को अपने शरीर में एकीकृत करता है। बेशक ये सिर्फ अटकलें हैं। ड्रैगन बॉल जेड एक काल्पनिक रचना है और सेल की शक्तियां अंततः कल्पना पर आधारित हैं। लेकिन यह तथ्य कि हम उसकी क्षमताओं और वास्तविक दुनिया की वैज्ञानिक अवधारणाओं के बीच समानताएं भी खींच सकते हैं, कल्पना की शक्ति और ज्ञान की परस्पर संबद्धता को दर्शाता है। तो इस सब से क्या सीख मिलती है? खैर, दानव कोशिकाएं इस बात का एक आकर्षक उदाहरण है कि विज्ञान और कल्पना कैसे एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। मैक्सवेल के दानव की दिमाग घुमा देने वाली भौतिकी से लेकर ड्रैगन बॉल जेड की अति उत्साही कार्रवाई तक, सेलुलर स्तर पर ऊर्जा और सूचना में हेरफेर करने की अवधारणा एक शक्तिशाली और दिलचस्प अवधारणा है। चाहे हम वास्तविक दुनिया के आणविक दानवों या काल्पनिक बायो एंड्रॉइड्स के बारे में बात कर रहे हों, कोशिकाओं को बुद्धिमान, अनुकूली प्रणालियों के रूप में देखने का विचार जीव विज्ञान और ब्रह्मांड के बारे में हमारे सोचने के तरीके को बदल रहा है। और आज के लिए बस इतना ही। और अधिक मन उड़ाने वाली सामग्री के लिए लाइक, सब्सक्राइब और उस अधिसूचना घंटी को दबाना न भूलें।